हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आज हम 22 एंड 23 ऑफ जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारी जो न्यूज़ है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब मैं आपको कभी बोल दूं कि आज के सेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसका मतलब कि वो सेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं, और कई सारे स्टूडेंट के भी फीडबैक आते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन सजेस्ट किए थे या हमारे करंट अफेयर्स से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज का सेशन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम यूनेस्को के बारे में बात करने वाले हैं। भारत का अपना पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ और भी कहानियां हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आए क्योंकि सामने जो ग्राउंड है मेरे घर के वहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन हो रहा है और फंक्शन के कारण हो सकता है थोड़ा सा आपको नॉइज़ बैकग्राउंड में आए, तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर देना, एकदम ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। आप बिल्कुल करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे। आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, और उसके अलावा सबसे इजी रास्ता है टेलीग्राम। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से करंट अफेयर्स का पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और सेशन पसंद आता है तो यार शेयर करना तो बनता है, तो उसको शेयर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी जानकारी और दे देती हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले। हमारा एक और चैनल है परचम वॉल्यूम 2, जहाँ पर मैं बर्निंग इशू को अपडेट करती हूँ वेडनेसडे को और संडे को। तो कल संडे था, संडे को मैंने जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसके क्या रीजंस हैं और काफ़ी कुछ बातें वहाँ पर डिस्कस की हैं, ठीक है ना। तो आप उस सेशन को देख सकते हैं और एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं 22 एंड 23 जनवरी के करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे 23 जनवरी, आज के दिन। आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस। क्यों? क्योंकि आज बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है 23 ऑफ जनवरी, इसलिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। और आज से पहली बार रिपब्लिक डे की शुरुआत 23 जनवरी से हो रही है। अदरवाइज रिपब्लिक डे की जो शुरुआत की जाती है वो 24 ऑफ जनवरी से होती है, लेकिन इस साल रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा वो 23 ऑफ जनवरी से होगा। 23 ऑफ जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म तिथि होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी की जो बायोग्राफी है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो परचम कि यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में पूरी एक लिस्ट है जहाँ पर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के अलावा 35 हमारे ऐसे फ्रीडम फाइटर या हिस्टोरिकल फिगर रहे जिनकी बायोग्राफी मैंने डिस्कस की है, आप उसे वहाँ पर जाके देख सकते हैं। नेताजी का जन्म 23 ऑफ जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था और उस समय वो बंगाल प्रोविंस में आता था। प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस इनके माता और पिता का नाम है, और इसी जयंती पर, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम पराक्रम दिवस 23 ऑफ जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा 23 जनवरी को एक और चीज की जाती है, क्या? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी 23 ऑफ जनवरी को दिए जाते हैं। ये उन इंस्टीट्यूट को या इंडिविजुअल पर्सन्स को दिए जाते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। आपदा प्रबंधन का मतलब क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी 23 ऑफ जनवरी को अनाउंस किए जाते हैं। अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अवार्ड दिया जा रहा है तो उसको 5 लाख रुपए दिया जाता है, अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो 51 लाख रुपीज यहाँ पे प्राइज मनी दी जाती है। ओके, चलिए अब यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि मोदी जी ने डिसाइड किया है कि हमारे अंडमान और निकोबार में जो 21 आइलैंड्स है ना, जो अभी जिनका नामकरण नहीं किया गया है, अननेम्ड आपके जो आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार में, उनके नामकरण करने की बात भी आज 23 ऑफ जनवरी को हो रही है। आइए हम उस न्यूज़ पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और भी न्यूज़ है हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं एक्स सुप्रीम कोर्ट जज A.K. सीकरी अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 2023 शूटिंग वर्ल्ड कप। तो ISSF के द्वारा शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। तो शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 के लिए एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट के जज
सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज AK सीकरी को अपॉइंट किया गया है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो सही तरीके से इस कंपटीशन का आयोजन कराए, और जो गवर्नमेंट फंड देती है किसी भी कंपटीशन का आयोजन कराने के लिए, तो वो फंड प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज AK सीकरी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में। ये शूटिंग वर्ल्ड कप ISSF के द्वारा आयोजित किया जाएगा और जिसका शेड्यूल किया गया है मार्च में इंडिया में। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीजें। He has been appointed to oversee the utilization of fund for the upcoming International Shooting Sport Federation World Cup, which is scheduled to be held in India in March. तो AK सीकरी का नाम आपको याद रखना है। चलिए, अभी मैंने कल आपको शॉर्ट न्यूज में बताया था कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी जेसिंडा आर्डर्न, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। तो वो पोजीशन तो खाली हो गई, अब कोई नए व्यक्ति को तो प्राइम मिनिस्टर बनाया ही जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्रिस हिपकिंस जो है, उन्हें नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है न्यूजीलैंड का। ठीक है, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? जेसिंडा आर्डर्न को किया है, जिन्होंने कुछ दिन पहले रेजिग्नेशन दे दिया था। ये भी लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है वो आपको पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड नेशन देखने को मिलेगा। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। अच्छा, यहाँ पे जो क्रिस हिपकन है, इसके पहले जब वो पार्लियामेंट में लेबर पार्टी में सिलेक्ट हुए थे 2008 में, उसके बाद मिनिस्टर भी रहे कोविड-19 के समय। चलिए, अगले पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, जिनका नाम है ग्वेन जियोन फुक। has announced his resignation recently. He is the president of which country? तो किस कंट्री के राष्ट्रपति, जिनका नाम है ग्वेन जुआन फुक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है कुछ करप्शन के चार्जेस के कारण। जो एंटी करप्शन ड्राइव चल रही थी वियतनाम में, उसके कारण कई सारे मिनिस्टर ने पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया था। अब फाइनली प्रेसिडेंट के द्वारा भी रेजिग्नेशन दे दिया गया है। कहां पर? वियतनाम में। कहां पर? वियतनाम में। क्यों दिया गया? एंटी करप्शन ड्राइव के कारण दिया गया। अच्छा, ये प्रेसिडेंट बनने से पहले वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। इन्होंने वियतनाम को प्राइम मिनिस्टर की तरह 2016 से लेकर 2021 तक सर्व भी किया है। अगर वियतनाम की बात करते तो हनोई इसकी कैपिटल है और वियतनामीज डोंग यहाँ पे करेंसी चलती है। तो ये करेंसी और कैपिटल आपको याद रखनी है वियतनाम की। चलिए, अब नेटफ्लिक्स तो सभी देखते हैं, बहुत से लोगों के पास तो सब्सक्रिप्शन भी होगा, राइट। सो नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर एंड द CEO रीड हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया, स्टेप डाउन कर दिया है। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक मतलब को-फाउंडर रीड हेस्टिंग ने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इन्होंने नेटफ्लिक्स एंड DVD बाय मेल बिजनेस की शुरुआत 1997 में की थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को ने देखिएगा, अभी जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान में, तो वहां पर आपने देखा है कि जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, स्कूल जाती थी, उनके स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कहता है कि हर एक बच्ची का, हर एक लड़की का अधिकार होता है कि वो स्कूल जाए, पढ़ाई करे, एजुकेशन सभी का फंडामेंटल राइट है, राइट। इसलिए यूनेस्को के द्वारा डेडिकेट किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स एंड वीमेन्स। यूनेस्को ने अफगान लड़कियों और महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया है और ये दिन 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा, फर्स्ट टाइम 2023 में। So United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which is UNESCO, has decided to dedicate the International Day of Education, which is to be held on 24 January 2023 to Afghan girls and women. यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 80% जो स्कूल एज अफगान गर्ल्स हैं, उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था अंडर द तालिबान रूल्स। अच्छा, यूनेस्को की बात करते तो पेरिस फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है। 1945 में यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था। आद्रे अजोले जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के। यूनेस्को का फुल फॉर्म रिसेंटली जो MPPSC का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें पूछा गया था, तो इसलिए आने वाले एग्जाम, दूसरे एग्जाम में भी यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023। तो रिसेंटली यहाँ पर NSCI मतलब नेशनल स्पोर्ट क्लब के द्वारा नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का आयोजन किया गया था
और इसमें किसने जीत हासिल की है? लक्ष्मण रावत। लक्ष्मण रावत इस कप को जीत गए हैं और इन्होंने आदित्य मेहता को जो है वो डिफीट किया है। सो पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड लक्ष्मण रावत, इन्होंने NSCI नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का टाइटल जीत लिया है और इन्होंने आदित्य मेहता को डिफीट किया है। ठीक है, चलिए अब अगर NSC स्नूकर ओपन क्राउन के बारे में बात करते हैं तो ये नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विंस वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो देखिएगा, कुछ समय पहले की बात है, मैंने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। गोवा का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जिसका नाम था मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फिर कैबिनेट के द्वारा डिसाइड किया गया था 4 दिसंबर 2022 को कि इस मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम गोवा के 4 बार रहे मुख्यमंत्री, मतलब गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और हमारे रहे हुए डिफेंस मिनिस्टर के नाम पर रखा जाएगा, मतलब मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा जाएगा। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पे मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था। इस एयरपोर्ट को वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। कहां पर? एसोचैम 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। एसोचैम 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अंडर एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के लिए ग्रीनफील्ड बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है, जो कि कहां पर है? गोवा में है। चलिए अब बात कर लेते, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टू नेम 21 आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज। तो आज तक हमारे देश में जब से शुरुआत हुई है परमवीर चक्र की, तो हमारे देश में अभी तक 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है और इन्हीं 21 लोगों के नाम पर अंडमान एंड निकोबार के अननेम्ड आइलैंड का नाम रखा जाएगा। ठीक है, इसके पहले अगर मैं बता दूं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 23 ऑफ जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एसोसिएशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। इसलिए 2018 में 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अंडमान एंड निकोबार विजिट पे गए थे, तब उन्होंने रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रख दिया था। ठीक है, तो रॉस आइलैंड का नाम किसके नाम पे रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है 2018 में। इसके अलावा जो नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड है अंडमान में, उनके नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखे गए हैं। अब यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि जो अननेम्ड 21 आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार के, उनका नाम परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पे रखा जाएगा। जो सबसे बड़ा आइलैंड है इन 21 आइलैंड में, जो सबसे बड़ा आइलैंड है उनका नाम, जो फर्स्ट अवार्डी है उनके नाम पे, फिर जो थोड़ा सा छोटा है वो सेकंड अवार्डी, फिर थोड़ा और छोटा है थर्ड अवार्डी, मतलब साइज के हिसाब से और रैंकिंग के हिसाब से, नंबर के हिसाब से वो आइलैंड्स के नामकरण किए जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इन गैलेंट्रीज अवार्ड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगी। हमारे देश में 2 प्रकार के गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक पीस टाइम में दिया जाता है, शांति के समय में, और दूसरा होता है वॉर के समय में। तो 2 प्रकार के गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं और साल भर में, पूरे ईयर में 2 बार गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं उनका अनाउंसमेंट होता है। एक होता है रिपब्लिक डे पर और दूसरा होता है इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन में। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वॉर टाइम के गैलेंट्री अवार्ड्स, तो वॉर टाइम के जो गैलेंट्री अवार्ड हैं वो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र होते हैं। हमारे देश का जो सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है वो परमवीर चक्र होता है। ये वॉर के समय में दिए जाने वाले गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। परमवीर चक्र या जो वॉर टाइम गैलेंट्रीज अवार्ड है, इनकी शुरुआत, इनकी जो अनाउंसमेंट हुई थी वो जनवरी 26 1950 में हुई थी, जो कि इफेक्ट में आया 15 अगस्त 1947 से। इसके अलावा पीस टाइम में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र होते हैं, लेकिन इनके नाम पहले ऐसे नहीं थे। अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3 की जो शुरुआत है वो 1952 में हुई थी। क्लियर। बाद में 1967 में अशोक चक्र 1 का नाम अशोक चक्र कर दिया, अशोक चक्र 2 का नाम कीर्ति चक्र और अशोक चक्र क्लास 3 का नाम जो है वो शौर्य चक्र कर दिया गया था। इस तरीके से 2 प्रकार के गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे देश में दिए जाते हैं। अब पहले अवार्डी जिन्हें परमवीर चक्र मिला था उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर सोमनाथ शर्मा। फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी कौन है? भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया था वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। इन्हें 1947 के वॉर के लिए ये परमवीर चक्र दिया गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये हमारे लिए। नेक्स्ट है
24 जनवरी को हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कन्फर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 ऑन द 11 चिल्ड्रन फॉर देयर अचीवमेंट। तो उनके अचीवमेंट के लिए 6 अलग अलग कैटेगरी में अचीवमेंट के लिए 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2030 राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया जाएगा, जिनमें से आप देखेंगे 5 यहाँ पे गर्ल्स हैं और 6 यहाँ पर बॉयज हैं। तो टोटल 11 लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। ये जो बच्चे होते हैं ये 5 से लेकर 18 साल के बीच के होते हैं। इनको अलग अलग फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। वो फील्ड कौन कौन सी है? आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, स्कॉलरिस्टिक, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए की प्राइज मनी इन अवार्ड्स में दी जाती है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आपको समझ में आ गए। अगली बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और असम वाले अगर कोई बच्चा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ, तो उनके लिए बहुत प्राउड का मूवमेंट है। इनफैक्ट पूरे भारत के लिए एक प्राउड की बात है ये। देखिएगा, सेंटर हैज डिसाइडेड टू नॉमिनेट असम चराईदेव मैडम्स फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। तो केंद्र ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में नामित करने के लिए असम के चराईदेव मैदानों को नामित किया है। ठीक है, अभी चराईदेव मैदान या मैडम्स है क्या, तो ये बात कर देते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये है असम का वो रीजन। आपको पता है कि असम जो है उसका रिलेशन अहोम डायनेस्टी से रहा है ना। तो जो चराईदेव मैदान है या मैडम्स है, बरियल माउंड है अहोम डायनेस्टी के, बरियल माउंड है जहाँ पे अहोम डायनेस्टी के जो राजा और रानी हुआ करते थे उनको दफनाया जाता था। और इनका जो कंपैरिजन है वो इजिप्ट के पिरामिड से किया जाता है, राइट। तो इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर बताती हूँ तो 2014 की बात है। 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट होती है उसमें चराईदेव मैडम्स को यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, अब काफ़ी समय हो गया है, अब इन टेंटेटिव लिस्ट से इनको नॉमिनेट करके अब हमें यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल करना है। तो सितंबर में यूनेस्को की एक टीम आएगी असम में और इन सब चीज़ों को स्टडी करेगी, देखेगी, और उसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि 2024 तक हो सकता है ये जो नॉमिनेशन है वो अप्रूव हो जाए और असम के जो चराईदेव मैडम्स हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाए। ऐसा हमारा सोचना है और ऐसा हो भी सकता है। तो आपको ये बात समझ में हो गई कि ये बरियल सिस्टम है जहाँ पे दफनाया जाता था राजा रानियों को जो अहोम डायनेस्टी से थे। ठीक है, मतलब इनका रिलेशन अहोम डायनेस्टी से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैडम्स द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ अहोम किंग की राजधानी जो थी वो मैडम्स था, जिसको चालोंग सुकपा राजा के द्वारा बनाया गया था 1229 सीई में। इसके अलावा एक्चुअली जो कैपिटल सेटअप की थी, पहली बार जो कैपिटल सेटअप की थी वो किंग सुकापा के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे जो चराईदेव की बात हो रही है, वो चराईदेव जो है वो 3 शब्दों से मिलके बना है, 3 थाई वर्ड से मिलके बना है, चे राई दोई। तो चे का मतलब होता है पहाड़ी एरिया, हिललॉक। राई का मतलब होता है यहाँ पे शाइनिंग, और दोई का मतलब होता है टाउन। ठीक है, तो मतलब शाइनिंग सिटी जो कि पहाड़ी एरिया पे है उसको हम चराईदेव कहते हैं। तो इसका रिलेशन आपको याद रखना है, अहोम किंगडम से, अहोम डायनेस्टी से है। क्लियर। चलिए, आईआईटी मद्रास डेवलप भार ओएस इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भारत का पहला पूरी तरीके से मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम को आईआईटी मद्रास की टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जिसका नाम है भार ओएस। भार ओएस क्या है, तो आंसर हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारे फोन में होते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ही ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको आईआईटी मद्रास के डेवलपर के द्वारा तैयार किया गया है, और इससे लगभग 100 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। अब इस एप्लीकेशन की एक खास बात है, अभी हमारे फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें कई सारे एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर आप उनको एलिमिनेट करना चाहो, हटाना चाहो, तो भी आप उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि जब फोन आता है तो फोन के साथ वो इनबिल्ड आते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया है कि नो डिफॉल्ट ऐप होंगे, इसमें कोई भी डिफॉल्ट ऐप नहीं होगा। अगर यूजर को नहीं यूज करना है कोई एप्लीकेशन तो वो उन्हें एलिमिनेट कर सकता है, हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, और कंपलसरी नहीं है हर एक एप्लीकेशन को वो यूज करे। ठीक है, इट प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रस्टेड ऐप फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज।
ठीक है, जिनको डेवलप किसने किया है, जेन डी के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड IIT मद्रास की डेवलपर की टीम के द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो याद रखेंगे भारत का पहला इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बन गया है, भार OS बन गया है। ओके, चलिए, वायनाड बिकम द कंट्री फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू द ऑल ट्राइबल पीपल। अब बेसिक डॉक्यूमेंट से क्या मतलब होता है, बेसिक डॉक्यूमेंट का मतलब आपके पास आप लोगों का आधार कार्ड होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, राशन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, तो ये कुछ हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते। तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो कि आपको केरला में मिलेगी, ये हमारे देश की पहली ऐसी जिला बन गया है, पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन गई जहां के हर एक ट्राइबल के पास बेसिक डॉक्यूमेंट की फैसिलिटी है, मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट उनके पास है। ठीक है, सो वायनाड बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल द ट्राइब्स। बेसिक डॉक्यूमेंट से मतलब आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, इलेक्शन ID कार्ड, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल ट्राइबल्स। बेसिकली ABCD ये मूवी का नाम नहीं है, एवरीबॉडी कैन डांस नहीं है ये। ABCD का मतलब है अक्षया बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन कैंपेन। इसकी शुरुआत की गई थी वायनाड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और इन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि यहाँ पे रहने वाली सारी की सारी ट्राइबल्स के पास सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। इस कैंपेन की शुरुआत 2021 में की गई थी, नवंबर में। ओके है, अब केरला ने इस साल अगर आप देखोगे कई सारी मतलब उपलब्धियां हासिल की हैं, कई सारे अचीवमेंट किए हैं, तो वो एक बार हम देख लेते हैं क्विक रिवीजन। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कोलम डिस्ट्रिक्ट जो केरला की है वो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई है ना, जिनके पास जहाँ के लोगों के पास संविधान की समझ है। संविधान साक्षर जिला कोलम बन गया जो कि केरला का है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे धर्मादम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है केरला की, वो पहली फुली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है इंडिया की। फिर केरला जो है उसने पहला स्टेट है जिन्होंने डिजिटल बैंकिंग सर्विस इनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड की। इसके अलावा राइट टू इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला भी पहला राज्य केरला है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप केरला के बारे में याद रखिएगा। डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया टू बी बिल्ड एट पुणे सिविल कोर्ट। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे देश का जो डीपेस्ट, जो लगभग 109 फीट की गहराई पे होगा, तो डीपेस्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन जो है वो तैयार किया जा रहा है पुणे सिविल कोर्ट के पास। ठीक है, तो इंडिया डीपेस्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन टू बिल्ड एट पुणे सिविल कोर्ट। ठीक है, और ये डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है जिसकी छत अगर देखेंगे तो 95 फीट की है, जबकि इसकी जो गहराई, जिस गहराई पे ये आपका मेट्रो स्टेशन बन रहा है वो 108.59 फीट की गहराई है। इसकी छत को इतना ऊंचा इसलिए रखा गया है कि नेचुरल जो सनलाइट है वो आपके स्टेशन के फ्लोर तक पहुंच सके। ऐसा बोला जा रहा है कि 2023 फरवरी 2023 तक ये ऑपरेशन में आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, और मार्च में इसकी सुविधाओं को शुरू कर दिया जाएगा। इट विल बी यूज्ड एज अ इंटरचेंज फैसिलिटी फॉर अंडरग्राउंड स्टेशन ऑन द पिंपरी चिंचवाड़ स्वरगेट रूट। ठीक है, साथ ही साथ पूरा एक कमर्शियल यहाँ पे सेटअप कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जहाँ पे बस स्टॉप की फैसिलिटी भी होगी, दूसरी फैसिलिटी भी होगी, और रेलवे लाइन के साथ साथ पुणे मेट्रो का जो हेडक्वार्टर है वो भी इस स्टेशन में सेटअप करने की बात की जा रही है। तो हमारे देश का जो डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बन रहा है वो पुणे सिविल कोर्ट का है। ठीक है, अगली बात करते हैं फितूर के बारे में। ठीक है ये भी मूवी का नाम नहीं है। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पार्टिसिपेट इन फितूर, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन इन मैड्रिड स्पेन। मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, मैड्रिड स्पेन में किया जा रहा है। हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है, मतलब हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, वो भी यहाँ पे फितूर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही है। और इंडिया की तरफ से जो डेलीगेट्स जा रहे हैं, इंडिया की तरफ से जो डेलीगेट्स एक्चुअली गए हैं, उन्हें राकेश कुमार वर्मा जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं टूरिज्म मिनिस्ट्री में, उनके द्वारा डेलीगेट्स को लीड किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो फेस्टिवल था फितूर, ये 18 से 22 जनवरी, 18 से लेकर 22 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, स्पेन में। ठीक है, मैड्रिड में। इंडिया पार्टिसिपेशन इन फितूर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। इसके अलावा पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी अप्रैल में भारत में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ये कल की न्यूज़ है जो मैंने डिस्कस की थी। ओके है, चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात करने से पहले ये आप पूरा कुछ डायग्राम्स देख रहे होंगे। इस डायग्राम में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताती हूँ। ये जो ब्लू दिख रहा है, ये हमारी प्यारी अर्थ। ठीक है, तो
तो अर्थ का अपना एक ऑर्बिट होता है जिसमें बेचारी वो चक्कर लगाती है, एक्सिस है होती है ना जिसके अराउंड वो घूमती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब हमारी प्यारी अर्थ का अपना एक खुद का नेचुरल सैटेलाइट होता है विच इज मून। तो मून पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो मून की जो ऑर्बिट होती है, उसको लूनर ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? लूनर ऑर्बिट कहते हैं। बात क्लियर है? अब जो अर्थ है, अर्थ में एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जहां तक महसूस किया जा सकता है वो उसका मैग्नेटोस्फीयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मैग्नेट है आपके पास, चुंबक, बचपन में आपने शायद खेला भी होगा। तो आपकी अगर कोई मैग्नेट है तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। उस एरिया के पास अगर आप कोई आयरन की ऑब्जेक्ट को लाओगे तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आयरन को यहाँ रखा है, मैग्नेट को यहाँ रखा है और 1 किलोमीटर दूर पे आयरन है, तो क्या अट्रैक्ट करेगा? नहीं। जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें ही कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो सकता है। वैसे ही हमारी अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जहां तक इस मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जाता है वो मैग्नेटोस्फीयर कहलाता है। और मैग्नेटोस्फीयर की जो अपर लेयर होती है, जो मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट होता है, उसको मैग्नेटोपॉज कहते हैं। और वहां तक के सर्कल को आप क्या कहते हो? वो शॉक कहते हो। तो ये पूरा क्या है, आप जो वो शॉक दिख रहा है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का अंतिम पॉइंट है मैग्नेटोपॉज के बाद। बात क्लियर हो गई है? अब यहाँ पर ये जो फील्ड का रीजन है इसे हम बोलेंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको जियोटेल। जियोटेल बेसिकली एक प्रोजेक्ट था नासा का और जेक्सा का। नासा और जेक्सा का ये प्रोजेक्ट था जियोटेल। तो इसको मैग्नेटोस्फीयर में लॉन्च किया गया था, जिससे हम अपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान सकें, डेटा को कलेक्ट कर सकें। और ये जो सोलर विंड आती हैं जो कि हमारे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय भी कर देती है, जो सोलर फ्लेयर्स जनरेट होते हैं, जो सन की मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका डेटा भी कलेक्ट किया जा सके। तो बात समझ में आई कि जियोटेल क्या था। आइए अब हम न्यूज पे चर्चा करते हैं। नासा जियोटेल मिशन ऑपरेशन साइन ऑफ आफ्टर 30 इयर्स। नासा और जेक्सा का एक कंबाइंड मिशन था जियोटेल स्पेसक्राफ्ट, जो कि 30 साल की सेवा देने के बाद रिटायर हो गया है। मतलब इसका जो एक्चुअली डेटा रिकॉर्डर था उसने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए बोला जा रहा है कि सर्विसेज से ऑफ हो गया है। अब जियोटेल को 4 साल के लिए 1992 में जोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था 1992 में, केवल और केवल 4 साल के लिए। लेकिन इसकी सर्विसेज इतनी इफेक्टिव थी कि इसके टेन्योर को फर्दर एक्सपेंड करते गए और 30 साल की सर्विसेज इसने दी हैं। जियोटेल कहाँ पे आपने लॉन्च किया है? तो मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटोस्फीयर में किया है, अर्थ प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक बबल। ओके है। सो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। अब कुछ न्यूज़ है जो शॉर्ट में हमें पता होनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं, फिर हम हेडलाइंस देखेंगे, रिवीजन क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। सबसे पहली न्यूज़ है कि पहला एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, G20 की एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की जो पहली मीटिंग हो रही है वो बेंगलुरु में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में होगी 9 से लेके 11 फरवरी के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे IAMAI, मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के CEO चेयरमैन संजय मोहन को अपॉइंट किया है। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बन गए हैं? संजय मोहन बन गए हैं। 57वें नंबर की जो हमारे DIG होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एंड IG मतलब इंस्पेक्टर जनरल, इन सब की मीटिंग आयोजित की जा रही है। 57वें नंबर की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी शामिल हुए। नेक्स्ट है, अभी देखिएगा, BBC के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। तो इसको यहाँ पर हमारा जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने इसे बैन कर दिया है, बंद कर दिया, उसके शेयरिंग पे रोक लगा दी है, इसके शेयरिंग पे यूट्यूब वगैरह में ब्लॉक कर दिया है और रोक लगा दी है। ओके है। चलिए अब बात करते हैं हम हेडलाइंस के बारे में। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? आज हमने सीख लिया कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज AK सीकरी जी को एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का। फिर है क्रिस हिपकिंस, इन्हें न्यूजीलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। नेटफ्लिक्स के को फाउंडर एंड द CEO रीड हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया है, स्टेप डाउन कर दिया है। यूनेस्को के द्वारा 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स एंड द वीमेन डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर लक्ष्मण रावत का रिलेशन जो है वो स्नूकर से है। किससे रिलेशन है इनका? स्नूकर से है। इन्होंने नेशनल स्नूकर जो क्राउन है, ओपन क्राउन टाइटल, वो अपने नाम कर लिया है और आदित्य मेहता को डिफीट किया है। गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 23 जनवरी को मतलब पराक्रम दिवस के दिन 21 आइलैंड अंडमान एंड निकोबार के हैं जिनका नाम परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर दिया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा 24 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाएंगे। टोटल 11 लोगों को, 11 बच्चों को ये अवार्ड दिए जाएंगे। सेंटर के द्वारा डिसाइड किया गया है कि असम के चराईदेव मैडम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने के लिए हमने अपना नॉमिनेशन दे दिया है। हो सकता है 2024 तक ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो जाए। IIT मद्रास के डेवलपर के द्वारा भारत का पहला इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया है जिसका नाम है भार OS। फिर वायनाड जो कि केरला में है, तो वायनाड बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू द ट्राइबल। तो ट्राइबल को बेसिक डॉक्यूमेंट देने वाला पहला राज्य वायनाड बन गया है जो कि केरला राज्य में है। पहला जिला वायनाड बन गया है जो कि केरला राज्य में है। इंडिया डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन को तैयार किया जा रहा है पुणे सिविल कोर्ट में, जो कि फरवरी तक तैयार हो जाएगा और मार्च में वर्किंग करना शुरू कर देगा। सो कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल ऑर्गेनाइज विच एडिशन ऑफ ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट। तो ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का कौन सा एडिशन हम आयोजित कर रहे हैं, तो दैट इज फर्स्ट एडिशन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैलाशा अवार्ड किसे दिया गया है, तो राजस्थान की एक मूवी है जिसका नाम है ननेरा, उसे दिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये कौन सा एडिशन था, 8वें नंबर का अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल था। नेक्स्ट है, सैन रक्षक्षेत्रम 2.0 की शुरुआत किसने की है, जो कि इसका सेकेंड एडिशन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडियन आर्मी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को फोकस करने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर के लिए किस एरिया को चुना गया है सेटअप बनाने के लिए, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। Who has become the youngest and the first LGBTQ women of color to take the oath of Oakland City Council in the US state of California? तो कौन बन गई हैं, तो जननी रामचंद्रन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। मार्ग मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलेंस एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है, किस मंत्रालय ने की है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। अगर आपको उस मंत्रालय के मिनिस्टर के बारे में भी पता है कि वो पोर्टफोलियो कौन कैरी करता है, तो आप मिनिस्टर का नाम भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सही आंसर मैं आपको वहीं पे दे दूंगी। और जो भी आपको नॉइज बैकग्राउंड में आ रहा था उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया कि ये जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग को करना पड़ा। ठीक है, तो जो भी आपको नॉइज़ आ रहा होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ की जो करंट अफेयर्स था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इनको आप लगातार रिवाइज करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।